हाँ, तो हम अच संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। अच संधि प्रकरण में अभी तक हम 34वें सूत्र तक का अध्ययन कर चुके हैं। 34वें सूत्र के पश्चात हमने 4 वार्तिक पढ़े। 4 वार्तिकों के पश्चात अब 35वां सूत्र है। 35वां सूत्र क्या कहता है? तो सूत्र है उपसर्गः क्रियायोग। उपसर्ग क्रिया योग। तो जब हम विखंडन करते हैं तो प्राप्त होता है कि उपसर्ग क्रिया योग क्रिया के योग में, यानी क्रिया के योग में उपसर्ग होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि क्रिया के योग में प्र आदि जो 22 शब्द हैं, उन 22 शब्दों की उपसर्ग संज्ञा होती है। तो 22 शब्द उपसर्ग हमने अभी तक पढ़े हैं। तो उपसर्ग 22 हैं। उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। उपसर्ग हमेशा पद के आगे जोड़े जाते हैं। उपसर्ग किसी भी क्रिया या पद के आगे जोड़कर उसका क्या करते हैं? अर्थ परिवर्तन करते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे हमने पढ़ा है हार शब्द। हार शब्द का अर्थ क्या होता है? हारना, या पहनने वाला जो आभूषण होता है हार, उसे भी हार कहते हैं। लेकिन अगर इसी के आगे प्र जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? प्रहार हो जाएगा। अर्थ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अगर इसके आगे भी जोड़ दिया जाए तो विहार हो जाएगा। अर्थ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ठीक है। प्रहार का अर्थ क्या है? किसी को चोट पहुंचाना, चोट मारना। विहार का अर्थ क्या होता है? घूमना। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं जोड़ता हूं इसके आगे आ तो क्या हो जाएगा? आहार का अर्थ क्या होता है? भोजन। अगर मैं इसके आगे जोड़ दूं निराहार, निर प्लस आ प्लस हार, तो निराहार का तात्पर्य क्या हो गया? बिना आहार के या आहार रहित। तो इस प्रकार से जो उपसर्ग होते हैं वो क्या करते हैं? प्र आदि जो 22 शब्द हैं जिनकी उपसर्ग संज्ञा होती है, ये उपसर्ग किसी भी धातु या किसी भी शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, अर्थ को पूरी तरह से परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन इनका जो रूप है वो नहीं बदलता है, इसलिए इन्हें अव्यय भी कह सकते हैं। इन्हें क्या कहा जा सकता है? अव्यय भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनका कभी व्यय नहीं होता, ह्रास नहीं होता। तो इसलिए ये जो 22 शब्द हैं, प्र आदि जो 22 शब्द हैं, उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। तो इस सूत्र से तात्पर्य है कि उपसर्गः क्रिया योगे, क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा होती है। क्रिया के योग में क्या होती है? उपसर्ग संज्ञा होती है, अर्थात उनका उपसर्ग नाम दे दिया जाता है। अब उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो उपसर्गों की संख्या है 22। तो हम लिखेंगे कि उपसर्गों की संख्या, पहले तो लिख लेते हैं कि क्रिया के योग में, क्रिया के योग में प्र आदि, यानी कि प्र इसमें प्रथम है। प्र आदि से तात्पर्य क्या है? कि प्र इसमें प्रथम है। 22 कितने शब्द हैं ये? 22 प्र आदि शब्दों की उपसर्ग संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? उपसर्ग। क्रिया के योग में प्र आदि 22 शब्दों की उपसर्ग संज्ञा होती है। उपसर्ग 22 हैं। कौन कौन से हैं? प्र, परा, प्र, परा, अप, सम, अप,
सम। तो उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। प्रे, परा, अप, सम, अनु, अप, अनु, अप, अनु, अव, आ, प्रे, परा, अप, सम, अनु, अव, आ, निस, नेर, निस, नेर, दोस, दोर, प्रे, परा, अप, सम, अनु, अव, आ, निस, नेर, दोस, दोर, वी, नी, अधि। देखो आपको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। वी, नी, अधि, अपि, अति, अपि, अति। इसके अतिरिक्त उद है, सु है, सु, उद, जैसे उद्गम, इन सभी से शब्द बनाने हैं अपन को, है ना। अभी, तो कितने हो गए? अभी तक 19 हो गए। कितने हो गए? 19 हो गए। प्रति, परि, उप, ये और हैं अन्य। प्रति, परि और उप। इस प्रकार से उपसर्गों की संख्या 22 है। उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। ये जो 22 उपसर्ग हैं, इनमें प्र आदि है, इसलिए प्रादि कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं? प्रादि। तो प्रादि 22 शब्दों की उपसर्ग संज्ञा होती है। कितनी, किस संज्ञा, कौन सी संज्ञा होती है? उपसर्ग संज्ञा होती है। इनकी निपात संज्ञा भी होती है। निपात संज्ञा क्यों होती है? क्योंकि इनका रूप बदलता नहीं है। इनका रूप बदलता नहीं है, इसलिए इन्हें अव्यय शब्द भी कहा जाता है। तो हम लिखेंगे कि क्रिया के योग में प्रे आदि 22 शब्दों की उपसर्ग संज्ञा होती है। उपसर्ग 22 हैं। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, आ, निस, निर, दोष, दोर, वी, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि और उप। इस प्रकार से संख्या कितनी है? 22 है। तो हमें लिखना है अर्थात इनकी निपात संज्ञा भी होती है। कौन सी संज्ञा होती है? निपात संज्ञा। तो क्रिया के साथ अन्वित होने पर, इन क्रिया के साथ में होने पर, क्रिया के अर्थ का परिवर्तन करने पर और क्रिया का निर्धारण करने पर, अर्थ का निर्धारण करने पर, ये जो 22 शब्द हैं, इनकी कौन सी संज्ञा होगी? उपसर्ग संज्ञा होगी। इनकी निपात संज्ञा भी होती है। इन्हें अव्यय भी कहा जाता है। इनका रूप परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं कि अधिकार क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में होने के कारण, अधिकार क्षेत्र में होने के कारण इनकी निपात संज्ञा भी होती है। कौन सी संज्ञा होती है? निपात संज्ञा। अब प्रश्न होता है कि निपात संज्ञा किसकी होती है? तो हमें लिखना है कि प्रे आदि उपसर्ग, प्रे आदि उपसर्ग अधिकार क्षेत्र में होने के कारण निपात संज्ञक होते हैं। अर्थात प्रे आदि 22 शब्दों की निपात संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? निपात संज्ञा होती है। लिख सकते हैं इनका रूप
परिवर्तन नहीं होता है। किनका रूप परिवर्तन नहीं होता है? उपसर्गों का। तो उपसर्गों का रूप परिवर्तन भी नहीं होता है या बदलता नहीं है। परिवर्तन से तात्पर्य क्या है? बदलना। तो इनका रूप भी बदलता नहीं है, इनका रूप भी परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए इन्हें अव्ययी कहा जाता है। अतः इन्हें ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि उपसर्ग क्रिया योगी सूत्र का आशय क्या है? तो क्रिया के योग में प्रय आदि 22 शब्दों की उपसर्ग संज्ञा होती है। प्रय, परा, अपसम, अनु, अब, आ, निस, निर, दोष, दुर, वी, नि, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि और उप, ये 22 उपसर्ग हैं। क्रिया के साथ अन्वित होने के कारण, क्रिया के अर्थ का परिवर्तन करने के कारण, निर्धारित करने के कारण इन 22 शब्दों की उपसर्ग संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? उपसर्ग संज्ञा होती है। तो उपसर्ग संज्ञा किसकी होती है? तो हमें लिखना है कि प्रय आदि 22 शब्दों की उपसर्ग संज्ञा होती है। क्यों होती है? क्योंकि क्रिया के साथ अन्विति और क्रिया के अर्थ का परिवर्तन और निर्धारण करने के कारण इन 22 शब्दों की उपसर्ग संज्ञा होती है। निपात संज्ञा किसकी होती है? तो उपसर्गों की ही निपात संज्ञा होती है, क्योंकि इनका अर्थ बदलता नहीं है और इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है? अव्ययी कहा जाता है। ये 35वां सूत्र है। कौन सा सूत्र है? 35वां। अगला सूत्र होगा भूवादयो धातवः। भूवादयो धातवः। तो सूत्र है भूवादयो धातवः। तो क्रिया का जो वाचक है, धातुएं माने धातु, भू माने भू आदि की धातु होती है। तो धातु से तात्पर्य क्या होता है? धातु को हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? क्रिया। तो हमें लिखना है कि क्रिया, क्रिया के वाचक भू इत्यादि की धातु संज्ञा होती है। अगर प्रश्न होता है कि धातु संज्ञा किसकी होती है, तो हमें लिखना है कि क्रिया के वाचक, क्रिया के वाचक भू आदि की धातु संज्ञा होती है। क्रिया के वाचक भू आदि की धातु संज्ञा होती है। धातु संज्ञा किसकी होती है? क्रिया के वाचक, क्रिया को बताने वाले जो भू आदि शब्द हैं उनकी धातु संज्ञा होती है। देखो संस्कृत व्याकरण में लगभग 2000 धातुएं हैं। कितनी धातुएं हैं? 2000 धातुएं हैं। इन समस्त धातुओं को 10 गणों में विभाजित किया गया है। कितने गणों में विभाजित किया गया है? 10 गणों में विभाजित किया गया है। धातुएं काल के अनुसार, लकारों के अनुसार अपना रूप परिवर्तन हो जाता है। धातु जैसे पढ़ता है तो वर्तमान काल है, पढ़ेगा भविष्य काल है। तो धातुएं क्या करती हैं? लकार के अनुसार चलती हैं, काल के अनुसार चलती हैं। धातुओं के जो रूप हैं वो काल के अनुसार चलाए जाते हैं। तो क्रिया के वाचक भू आदि की धातु संज्ञा होती है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि क्रिया, क्रिया क्या होता है? काम करना, हरकत करना, क्या कहलाता है? क्रिया। तो हम लिख सकते हैं कि काम करना, अथवा हरकत करना। काम करना अथवा हरकत करना क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिया। काम करना अथवा हरकत करना क्या कह लेते हैं? क्रिया। तो हम लिखेंगे कि क्रिया कहा जाता है
अब हम क्रियाओं में देखते हैं उठना बैठना, तो उठना बैठना सोना आना जाना पढ़ना लिखना। उठना बैठना सोना आना जाना पढ़ना लिखना खाना पीना, ठीक है। खाना पीना ये सभी क्या है? क्रियाएं हैं। ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। तो लिखेंगे आदि आदि सभी क्रियाएं हैं। क्या है? ये सभी क्रियाएं हैं। ये सभी क्या है? क्रिया है। अब यहाँ पर केवल भू, यहाँ पर केवल भू भू को ही उल्लेख किया गया है, तो ये एक प्रतीकात्मक रूप है। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ सूत्र में केवल भू का उल्लेख कैसा है? एक प्रतीकात्मक है, चिन्ह स्वरूप है। यहाँ भू का उल्लेख कैसा है? केवल प्रतीकात्मक है, चिन्ह स्वरूप है। लेकिन आदि का जो प्रयोग है, इसके बाद में जो आदि का प्रयोग किया गया है भू आदयो, तो आदि से तात्पर्य क्या है? समस्त गणों की समस्त धातुओं, ठीक है। किंतु भू से आगे भू से आगे क्या है? आदि। तो इस आदि का जो प्रयोग है, तो लिख सकते हैं हम आदि का प्रयोग करने से, आदि का प्रयोग करने से समस्त गणों की समस्त धातुओं का समस्त गणों की समस्त धातुओं का, समस्त गणों की समस्त धातुओं का बोध होता है। इस प्रकार से हमें व्याख्या में लिखना है। तो अब हम समझ गए होंगे कि भू आदेयो धातु है, क्रिया के वाचक भू आदि की धातु संज्ञा होती है। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है कि धातु संज्ञा किसकी होती है? तो क्रिया के वाचक, क्रिया को बताने वाले भू आदि की धातु संज्ञा होती है। काम करना, हरकत करना क्रिया कहलाता है। क्रिया किसे कहते हैं? किसी भी काम को करना, कोई भी हरकत करना क्या है? क्रिया है। उठना बैठना सोना आना जाना पढ़ना लिखना खाना पीना ये सभी क्या है? क्रिया है। तो आदि आदि ये सभी क्रियाएं हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि सूत्र में केवल भू को बताया है। भाई उठना बैठना सोना आना जाना ये सब भी तो क्रिया हैं, लेकिन यहाँ केवल भू का उल्लेख क्यों किया गया है? तो ये भू का उल्लेख केवल अपने समूह को बता रहा है। भू का उल्लेख केवल प्रतीकात्मक है, भू का उल्लेख केवल चिन्ह स्वरूप है, क्योंकि भू से आगे जो आदि लगा हुआ है, भू से आगे जो क्या है? भू आदयो धातु। तो भू से आगे जो आदि लगा हुआ है उसका प्रयोग करने से समस्त गणों की समस्त धातुओं का बोध हो जाता है। अब प्रश्न ये भी बन जाता है कि गणों की संख्या कितनी होती है? तो संस्कृत भाषा में 10 गण होते हैं। धातुओं के कितने गण हैं? 10 गण हैं। समस्त धातुओं को 10 गणों में विभाजित किया गया है। तो उन सभी धातुओं का तात्पर्य भू आदयो धातु ऐसे है। तो चाहे धातु कोई सी भी हो,
क्रिया कोई भी हो धातु कहलाएगी। क्रिया क्या कहलाएगी? धातु कहलाएगी। तो क्रिया के वाचक भू आदि की धातु संज्ञा होती है। आगे के सूत्रों के विषय में अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।